प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आज हम बात करें एग्जिट पोल पर क्या सोचती है जनता, क्या कहते हैं सियासी दल। और हम बात कर रहे हैं कयामत की रात में। इसे कयामत की रात कहा जाता है सियासत में नतीजों से एक दिन पहले की। और इस कयामत की रात में मेरे साथ मेरे 6 सहयोगी हैं। मध्य प्रदेश में 6 रीजन, 6 इलाके हैं, 10 संभाग हैं और उन 6 इलाकों में बटे हुए ये 10 संभाग और हर संभाग से मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मैं आपका इंट्रोडक्शन उनसे करा देता हूं। मेरे साथ मालवा निमाड़ से बात करने के लिए समीर खान है, बातचीत करने के लिए महाकौशल से मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी हैं, मध्य भारत से बात करने के लिए मेरे पास इजहार खान है हमारे सहयोगी, ग्वालियर चंबल से बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ सहयोगी मेरे देव शिमाली जी हैं। इसके साथ साथ विंध्य से बात करने के लिए ज्ञान शुक्ला है हमारे साथ और बुंदेलखंड से रचित दुबे हैं हमारे साथ। एक बार फिर चलते हैं और शुरुआत करते हैं मालवा निमाड़ की। मैं फिर बात चलता हूं और हमारे साथ समीर हैं। समीर, पिछली बार तो स्थिति यह थी कि अलीराजपुर से लेके बड़वा तक अगर आप देखें तो पूरा का पूरा वो नक्शा, यानी एकदम पूरब पश्चिम से लेके पूरब तक की सारी सीटें कांग्रेस के खाते में थी। लेकिन इस बार जब हम मालवा निमाड़ को देख रहे हैं तो एबीपी न्यूज सी वोटर कहता है कि मालवा निमाड़ की 66 में से 25 से 29 सीटें आएंगी बीजेपी को, कांग्रेस को आएंगी 16 से 20, यानी कांग्रेस को झटका। इंडिया टुडे कहता है बीजेपी को मिलेंगी 41, कांग्रेस को मिलेंगी 14, यानी बीजेपी को भी बढ़त वो इंडिया टुडे दिखा रहा है। टाइम्स नाउ कहता है कि 66 में से 33 बीजेपी और कांग्रेस के दोनों बराबर मिलेंगी। रिपब्लिक टीवी कहता है 40 बीजेपी को, कांग्रेस को 23 और रिपब्लिक टीवी मैट्रीज मालवा ट्राइबल के लिए कहता है कि 28 टोटल, बीजेपी 12, कांग्रेस 16, यानी बीजेपी को कुछ वहां बढ़त है। मालवा निमाड़ से अगर सीटें नहीं आएंगी तो फिर ये किस दम पे भोपाल में अब की बार कमलनाथ की सरकार के पोस्टर लग रहे हैं? बिल्कुल आसिफ, सही कहा आपने कि हम ये कहें कि मालवा निमाड़ की बात करें, चाहे इंदौर संभाग की बात करें, निमाड़ की करें या उज्जैन की बात करें, तो सभी दूर से जो है कांग्रेस ने काफी अच्छा किया था पिछले चुनाव में और 33 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जिस तरह की तस्वीर एग्जिट पोल बता रहे हैं, जिस तरह के हालात एग्जिट पोल बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इन तमाम क्षेत्रों में जो है कांग्रेस जो है पिछड़ रही है और भाजपा आगे आ रही है। चूंकि यहाँ से जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि भाजपा ने अपनी जो रणनीति है उस रणनीति में काफी बदलाव किए। इस बार जितनी भी हम ये कहें, या तो हम सीधे सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि पिछली बार जय आदिवासी संगठन है, जयस एक उनका जो आदिवासी क्षेत्रों में काफी बड़ा वर्चस्व रखते हैं वो, तो उन आदिवासी क्षेत्रों में जयस तो कांग्रेस से पिछली बार गठबंधन था, उन्होंने एक सीट कांग्रेस को दे दी थी। और लेकिन इस बार जो है जयस के तमाम उम्मीदवार जो है आदिवासी क्षेत्रों में खड़े नजर आए। मतलब कांग्रेस जो है आदिवासियों का जो सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन को इस बार जो है वो हम ये कहें कि सेट नहीं कर पाई या उनसे जो है तालमेल नहीं बिठा पाई। तो आदिवासी क्षेत्रों में इसलिए नुकसान होता हुआ जो है साफ नजर आ रहा है, अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो। दूसरा हम ये कहें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे इस रीजन के जो है हम कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, तो उनके द्वारा अपनी विधानसभा को छोड़कर लगातार मालवा निमाड़ और आदिवासी क्षेत्रों की तमाम सीटों पर जाकर जनसंपर्क किया गया, रोड शो किए गए, सभाएं ली गई। और मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो दीपावली वाले दिन भी जो है मालवा निमाड़ की आदिवासी अंचलों में अपनी बहनों के साथ दीपावली मना रहे थे। मतलब भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो भाजपा की मेहनत रंग लाती हुई नजर आएगी इस पूरे की पूरे रिजल्ट में। नहीं, मुझे समीर वो दौर भी याद आता है जब हीरालाल लावा ने कहा था कि हम तो 90 सीटों पर उतार देंगे, क्योंकि 90 ब्लॉक हैं जिन पर प्रभाव रखते हैं आदिवासी 90 सीटों पर। तो उन्होंने कहा था हम तो 90 के 90 प्रत्याशी उतार देंगे। तो फिर कहां चले गए वो दावे, या एक सीट मिल गई और उतने में फिर अलावा असंतुष्ट हो गए? दावे तो भारी भरकम थे। देखिए बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि हीरालाल अलावा खुद ही कांग्रेस के साथ चले गए थे और कांग्रेस के टिकट पर ही जो है 2018 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। और वो आदिवासी संगठन की बात करें जयस से, तो जयस को वो अपने आप को एक जयस का अध्यक्ष बताते रहे, लेकिन जयस के अन्य पदाधिकारी उनसे अलग हो गए। यही वजह रही कि जयस पर जो है कांग्रेस हीरालाल अलावा पर ही भरोसा करते रही और जयस के अन्य जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को जो है कांग्रेस सेट नहीं कर पाई। यही वजह है कि लगभग 18 सीटों पर, यानी मालवा निमाड़ की बात करें, आदिवासी बेल्ट की बात करें, जयस ने इस रीजन में 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। साथ ही साथ मैं एक और बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने भी इस आदिवासी बेल्ट से अपना एक उम्मीदवार उतार दिया। मतलब साफ है कि आदिवासी क्षेत्रों में अगर ये नुकसान होता है तो सीधे तौर पर कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की पकड़ जो है यहाँ अगर ढीली होती है
एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो कांग्रेस को नुकसान जो है, ये जो बड़े संगठन है या आदिवासियों के जो बड़े नेता है जिनको कांग्रेस जो है साथ लिया था जिन्होंने 2018 में, वो बड़ा नुकसान करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, जिस जी। तरह से ये पूरा की पूरा जो रीजन है आसिफ, आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर जो है उसकी संख्या ज्यादा हाँ है, बिल्कुल। परसेंटेज ज्यादा है। अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5, इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, जहां से कैलाश विजयवर्गीय खुद उम्मीदवार है। इसके अलावा हम बात करें बुरहानपुर की, जो हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके, वहां पर AIMIM का जो है कैंडिडेट लतीफ मंशा जो है, बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है, वहां से मुस्लिम विधायक भी रह चुके हैं कांग्रेस से, हमीद काजी, और उनके जो पुत्र हैं नूर काजी, उनको कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया। मतलब वो AIMIM के साथ लतीफ मंशा खान के साथ नजर आ रहे थे। हम खरगोन की बात करें, रवि जोशी जरूर पिछली बार मुस्लिम ठीक है मतदाताओं के समीर, मैं इस पे विरोधी आता हूँ आपके पास, क्योंकि मुझे भी जरा बाकी संभागों को उतना ही वक्त देना है। और मुझे बस यही याद आता है कि नीचे की आप पूरी बेल्ट देखोगे तो शायद बड़वानी छोड़ के फिर आप शुरू कर लीजिए, आप अलीराजपुर से, फिर वो पान, सेमल, सेंधवा, भगवानपुरा, वो सब निकल गए थे, कांग्रेस के हाथ में थे। लेकिन उसके बाद चिंता यही सता रही थी कि भगवानपुरा और फिर वो बुरहानपुर अपने खाते में क्यों नहीं आया। खैर इस बार तो शेरा भी लड़ रहे हैं, उनको भी टिकट विकेट मिल गया, उस पर मैं आऊंगा आपके पास। अब जरा आपको ये सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पर पूरा विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, नतीजे हमारे सामने होंगे। सिंधिया ने क्या कहा, सुनिए जरा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में राजस्थान और छत्तीसगढ़ को अब 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुछ हेयर स्टाइल बदला सा था। अब पता नहीं कल की तैयारी है कि नहीं है, जरा पूछ लेता हूं। देव शिमाली जी हैं हमारे साथ ग्वालियर चंबल से। देव शिमाली सर, बातें तो खैर वो कॉमन है कि कल 24 घंटे इंतजार कर लीजिए, वो तो हमें पता है, लेकिन कयामत की रात से पहले सिंधिया का कुछ हेयर स्टाइल मुझे बदला सा लगा है। मुझे नहीं पता कि मैंने सही गौर किया कि नहीं। कल की तैयारी तो नहीं है सर? देखिए, कल उनके लिए कल की तैयारी नहीं, कल के बाद की तैयारी है, जिसमें वह पिछले कई लंबे समय से लगे। वही पूछ रहा हूं सर मैं आपसे। कल जो है JP नड्डा उनके मेहमान थे, तो उनके महल में उन्होंने रात लंच भी किया और डिनर भी किया। रात को शिवराज सिंह और जो JP नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे की रणनीति पर बैठक भी की। बस उसमें नरोत्तम मिश्रा जी भी मौजूद रहे, ये खास बात है। तो इसलिए अभी वो सब कुछ चल रहा है, जिसकी चर्चा यहाँ कर रहे थे कि जब गोपाल भार्गव वहाँ उम्मीदवारी के लिए बैठे हैं, कैलाश विजयवर्गीय वहाँ बैठे हैं, शिवराज सिंह जी तो हैं ही स्वाभाविक उम्मीदवार, इसी प्रकार से प्रहलाद पटेल उम्मीदवार बैठे हैं, तो यहाँ नरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया गया है। क्यों लड़ाया गया है? क्या वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? और कहें ना कहें, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो हैं। तो निश्चित तौर पर चेहरे पर वो बातें आई जाती हैं जो दिमाग में चल रही होती हैं आसिफ। तो ये जरा देखना पड़ेगा सर कि दिमनी से जब उतरे हैं तोमर, तो फिर सुमावली, मुरैना, गोहद, मेगांव, लार, सेवड़ा, डबरा, भीतरवार, सारी की सारी सीटें कांग्रेस के खाते में थी। बस एक वो बीच में ग्वालियर ग्रामीण चली गई थी बीजेपी के पास। तो वो सारी की सारी सीटें अब कितना बदलेंगी तोमर के उतरने से? मैं तो आपसे पूछा था संभावनाएं कितनी आपको नजर आती हैं, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी में जब फैसले कांग्रेस के नागपुर से होते हैं, तो वो क्या ये संभावनाएं हैं कि महाराज बीजेपी में आए हैं तो वो भी एक चेहरा हो सकते हैं, उन पर भी पार्टी दांव खेल सकती है आगे के लिए, ताज रखने के लिए? देखिए अभी तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना है। लेकिन यह नंबर पर भी डिपेंड करेगा। अगर 140 से 150 सीटें आती हैं तो पार्टी हाईकमान कुछ भी डिसीजन लेने की स्थिति में रहता है। ठीक है, ये देव सर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल दे दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो शिवराज सीएम रह सकते हैं कम से कम लोकसभा चुनाव तक, उसमें ज्यादा वक्त है नहीं। मैं इस पे जरा इजहार के पास चलता हूं। इजहार, मैं आपके पास आ रहा हूं, और आपके पास आने से पहले जरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, उन्होंने जीत का दावा किया, जरा वो सुनवा देते हैं, फिर हम इजहार के पास चलते हैं। मैं टीम से कहूंगा जरा सुनाएं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा।
न उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। मैं आज कुछ नहीं कहता, कल सब सूरज की तरह साफ हो, सूरज के प्रकाश की तरह सब साफ हो जाएगा। भोपाल का आलम यह जान लीजिए कि कांग्रेस के एक से एक बड़े नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता पोस्टर छपवाए बैठे हैं। कयामत की रात में पोस्टर चमक रहे हैं जिसमें कांग्रेचुलेशंस, नई सरकार, कमलनाथ की सरकार आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये छप चुके हैं। वो इजहार हमारे साथ हैं। इजहार, 3 सीटें याद आती हैं, दक्षिण पश्चिम, मध्य और उत्तर। इसके अलावा तो ऐसा लगा था टापू बन गया, आसपास सारी बीजेपी और ये 3 सीटें बची थी कांग्रेस के लिए। एक तरफ मुख्यमंत्री का दावा है और दूसरी तरफ सड़कों पर कांग्रेस के पोस्टर। बिल्कुल, देखिए मतगणना होने में चंद घंटे का समय बाकी है और कांग्रेस में अति उत्साह, अति आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने पीसीसी के बाहर और अब तो पूरे शहर में जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं, कांग्रेचुलेशंस। कोई बोल रहा है कि जनता का साथ देने आ रहे हैं कमलनाथ, कोई कह रहा है जनता के लिए फिर आ रहे हैं कमलनाथ। तो लगातार जो कांग्रेस नेता हैं उनके द्वारा पूरे भोपाल में जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं और मतगणना से पहले ही उन्होंने मान लिया है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और उसको लेकर जो शुरुआत हुई थी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगवाया था और उसके कुछ घंटों के बाद पूरे शहर में जो जगह जगह नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपने अपने पोस्टर बनवा के लगवाना शुरू कर दिया। और जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, भोपाल से निकलकर ये बात जो है पूरे प्रदेश में फैल गई है और जगह जगह पर इस तरह से पोस्टर लगवाने की बात की जा रही है। अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की, तो कहीं ना कहीं जो ये एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल से पहले दोनों ही जो पार्टी के नेता हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग थी। जहां कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, लगातार उनके बड़े नेता ये दावा कर रहे थे 130-140 सीटें कांग्रेस लेकर आएगी। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आया और उसमें कुछ एग्जिट पोल में, ज्यादातर में नहीं लेकिन कुछ एग्जिट पोल में जिस तरह से कांग्रेस पिछड़ती दिखाई दी, उसके बाद से लगातार बीजेपी जो हमलावर है, बीजेपी के जो नेता हैं वो एक्स पर अपने ट्वीट्स कर रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं सामने। अब वो बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने नेता हैं, उनका मनोबल बढ़ाने में जुटी हुई है। इसके चलते जो कमलनाथ हैं उन्होंने अपना वीडियो जारी किया, दिग्विजय सिंह सामने आए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं वो सामने आए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जो कहा कि आप आश्वस्त रहें, एग्जिट पोल है उनकी बातों में ना आए। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एग्जिट पोल को जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला बताया और उसके बाद से ही जिस तरह से ये आत्मविश्वास बढ़ाने का दौर है कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को वो शुरू हो गया और आज सुबह पोस्टर के रूप में उसने एक बड़ा रूप ले लिया है। और एक खास बात और है कि सुबह पोस्टर लगाया जाता है और उसके चंद घंटे बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ एक ट्वीट करते हैं और वो बताते हैं कि उत्साह और विश्वास का दौर है, हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस बहुमत में आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस का जो अपना पूरा फोकस है वो इस बात पे कर रही है कि जो उसका कार्यकर्ता है उसका मोरल डाउन ना हो, क्योंकि अगर जो मतगणना के टाइम अगर वो अपना जो है आत्मविश्वास खो देगा तो मतगणना के दौरान फिर वो किस तरह से काम करेगा। साथ ही कांग्रेस ये कोशिश भी कर रही है कि जिस तरह एग्जिट पोल आने से अधिकारी जो कर्मचारी हैं जो वो एक तरफा वो ये ना मान लें कि अब तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है और जिस तरह से जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, भी किए जाते हैं, सारा दिमाग का खेल होता है, बॉडी लैंग्वेज भी कई बार उसी तरह से बना ली जाती है और अधिकारी कर्मचारी एक तरफा ना हो जाएं, ये जो सियासी दल वो आरोप लगाते रहते हैं। तो कार्यकर्ता भी एक्टिव रहें, अधिकारी भी, कर्मचारी भी अपना टाइट रहें, इसके लिए भी शायद ये किया जाता होगा। मैं जरा संजीव जी के पास चल रहा हूं। हालांकि संजीव जी ने ऐसे तो बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, लेकिन
कयामत की रात होती ही ऐसी नींद कमबख्त आती किसे है? तो जरा पूछ लेता हूं संजीव जी, आज नींद आने वाली है या गुणा गणित में लगे हुए हैं अभी भी कि होगा क्या कल? देखिए, मैं आपको आसिफ एक किस्सा बताता हूँ कि नेता बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन शब्द वही होते हैं। अभी जो शिवराज सिंह चौहान जी का इंटरव्यू मैं सुन रहा था, बिल्कुल यही शब्द 2003 में दिग्विजय सिंह के थे कि कल हम बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं और हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि चारों जो आप बात कह रहे हैं इसके बाद शिवराज को नींद नहीं आएगी और जी। तो इसके बाद तुरंत पे अगले दिन जब 12-1 बजे के बाद तस्वीर साफ हुई और पूरी तरीके से कांग्रेस साफ हो गई, तो वो दिग्विजय सिंह एक गुलदस्ता लेके उमा भारती के घर चले गए और लौटते समय जब पत्रकारों ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जनता का जनादेश है। तो आज की रात तो आप किसी से भी पूछ लें, वो तो जीत रहा है, बहुत बहुमत से जीत रहा है। यहां तक कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, वो निर्दलीय जो 100, 200, 500 वोट लेके आते हैं वो भी आज की रात जीत जाते हैं। वो भी अपने समर्थकों से बोलते हैं कि कल तो मैं ही सरकार में शामिल होने वाला हूँ, निर्दलीय हूँ। तो आसिफ, ये तो कहानी है, बहुत सालों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, यही चलती रहती है। लेकिन जो मूल मुद्दा है कि जो एग्जिट पोल होने के बाद जो इतनी शांति छा गई थी बाजार में, लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में और कैंडिडेट्स के बीच में, एग्जिट पोल आने के बाद अचानक करंट फैल गया। भाजपा ही कहने लगे कि अब तो हमारी सरकार बन गई, कांग्रेस कहने लगा कि हमारी सरकार तो बनी है। तो दोनों के बीच में जो दावे प्रतिदावे चल रहे हैं वो बहुत आश्चर्य, बहुत मजेदार भी है। और बहुत सारे मीम्स आने लगे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि जिसमें दोनों दलों के लोग एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि अब कल के बाद आप क्या करोगे, वो कहता है कल के बाद आप क्या करोगे। तो जनता इतनी साइलेंट है आसिफ कि कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं फिर बोलता हूं, ये एग्जिट पोल में बहुत सारे लूप पोल्स भी होते हैं। तो एग्जिट पोल जब कल एग्जैक्ट पोल की आएगी तो किस करवट बदलेगा ये चुनाव, ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे क्षेत्रों में ये बात मैं आपने गया अच्छी हूं, कही कि निर्दलीय जो जनता हैं नहीं बोल रही, उनको भी आज यही दावा कर रहे होंगे कि कल वही आ रहे हैं या वही जीत रहे हैं। और देखिए, ये तो सियासत है। आप झारखंड की अगर जिक्र कर लें तो किसने सोचा था कभी कि 2-3 बड़े सियासी दल होने के बाद मधु कोड़ा नाम के एक निर्दलीय भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ये भारतीय सियासत का इतिहास है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। धोनी का छक्का कब पड़े, कौन निर्दलीय कब मुख्यमंत्री बने, क्या पता। खैर, मैं इस पर आता हूं आपके पास। विंध्य से हमारे साथ ज्ञान शुक्ला जुड़े हुए हैं, ज्ञान के पास चलते हैं। ज्ञान, आपके पास आ रहा हूं और आपसे एक सवाल। जब आपने अजय सिंह का जिक्र किया तो मुझे तो एक ही चीज़ याद आई कि अजीब किस्मत है अजय सिंह जी की भी। वो कहते हैं कि 15 साल जब मैं जीतता रहा, नेता प्रतिपक्ष बनता रहा, तब तक तो जनता ने जिता लिया। जब कमलनाथ की सरकार आई तब जनता ने हमें हरा दिया। तो उसके बाद हुआ ये कि बेचारे वो सरकार में ना मंत्री बन पाए, ना वो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल पाई। तो चुरहट से इस वक्त क्या कह रहे हैं फिर राहुल भैया? चुरहट से इस बार आपसे बताऊंगा, चुरहट में इस बार राहुल सिंह की स्थिति काफी अच्छी है। और ना सिर्फ सीधी चुरहट विधानसभा की बात करें, बल्कि सीधी जिले की चारों सीटें जो हैं, चारों सीटों में, जैसे कमलेश्वर पटेल की सीट है तो चारों सीटों में कांग्रेस आगे है। तो सिहावल विधानसभा से वो लड़ रहे हैं। तो वो जो रीति पाठक वाली जो सीट है, जो पहले आपको बता रहा था, तो जो केदार शुक्ला जी ने जो विरोध करके निर्दलीय लड़ गए, वो चुरहट से जो पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ही पुत्र जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ गए। तो पूरी सीधी विधानसभा की जो चारों सीधी जिले की जो चारों विधानसभा है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत हो गई। तो अजय सिंह राहुल, हाँ, ये आपने जो बात कही कि अजय सिंह राहुल का बड़ा दुर्भाग्य रहा। सतना जिले में एक पूर्व जैसे वो विधानसभा उपाध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उनका दुर्भाग्य रहा कि मतलब ऐसे कद्दावर नेता जो हमेशा जीतते रहे हैं, लगातार विधायक रहे हैं, लेकिन जब इतने सालों बाद कांग्रेस की सरकार आई तो ये सब विधायकी हार गए। विंध्य में दुर्भाग्य रहा कि विंध्य के जो बड़े कद्दावर नेता थे, कमलेश्वर पटेल को आप छोड़ दीजिए तो बाकी लगभग हर कद्दावर नेता विंध्य में हार गया था। इसीलिए 24-6 का आंकड़ा बन गया था आसिफ। नहीं, सही बात है। और वो आप अगर नक्शे में भी देख लेंगे
तो सियावल को फिर वो चितरंगी, सीधी, देवसर, सिंगरौली वो जो घेरते हैं, उसके बाद सियावल तो कांग्रेस का टापू जैसा बन गया था, एक सियावल निकल गया। ज्ञान कमलेश्वर पटेल एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पे जो कांग्रेस में अभी चमके, क्या एक वो ये भी वजह है कि जब विंध्य में पूरी बीजेपी चमक रही थी उस दौर में अपनी एक सीट उस लहर में बचा ले गए कमलेश्वर, इसलिए कमलेश्वर को बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी और अचानक से पिछले 5 साल में बहुत बड़ा कद हो गया? यही एक वजह है या कुछ और है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, ये तो वजह है ही है कि मतलब आप अगर इनकी सिहावल विधानसभा सीट को देखें अगर, तो 1977 से इनके पिता पूर्व स्वर्गीय जो इंद्रजीत पटेल जी थे, 1977 से उस सीट का रिप्रेजेंट कर रहे थे। 7 बार वो लगातार विधायक बने थे। उसके बाद एक बार जो अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो विश्वामित्र पाठक, उनने एक बार इंद्रजीत पटेल जी को हराया था। उसके बाद से लगातार 2 बार उनको कमलेश्वर ने हराया। तो मतलब आप ये मान चलिए कि कमलेश्वर पटेल का परिवार पिता पुत्र मिला लें तो 1970 से आज तक 9 बार लगातार विधायकी को रिप्रेजेंट कर चुका है उस पर्टिकुलर विधानसभा में। तो अगर कोई परिवार पिता पुत्र 9 बार किसी विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहली बात तो उनका जनाधार अपने आप स्वयं में प्रमाणित हो जाता है। उसके अलावा मैं बताऊं कि ओबीसी का जो बड़ा चेहरा, क्योंकि विंध्य में जो है आदिवासी वोटों को सहेजने के लिए एक बहुत बड़ी कवायद चल रही थी। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरे डोरे डाल रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने वही शुरू किया था। मतलब विंध्य में लगातार आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा फोकस था। तो कमलेश्वर पटेल ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा है। और अगर आज की डेट पे ये कहना नहीं, और दूसरा अगर वो 31,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करते हैं तो फिर वो अपना जनाधार भी साबित करते हैं कि आखिर क्यों वो बड़ा चेहरा है। मैं रचित के पास जा रहा हूं, जरा रचित आपके पास आ रहा हूं। रचित, ये कहते हैं बुंदेलखंड की ठंड भी बुरी और गर्मी भी बुरी, तो मैं जरा आपसे पूछा रचित, ये कयामत की रात कैसे बीत रही है आपके यहां? तो मुझे सन्नाटा नजर आ रहा है। सारे लोग एनडीटीवी एमपी सीरीज देख रहे हैं क्या? रचित, आवाज नहीं मिल रही है आपकी। रचित, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, सुनना चाहते हैं हम आपको। हाँ रचित बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी रचित। ठीक है, मेरे पास सब वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया है ज्ञान, इजहार, रचित, देवसर, संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पर हमने बात की और अगले 1 घंटे अब हम छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल पर बात करेंगे और पूछेंगे कयामत की रात छत्तीसगढ़ के